बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ और अमेरिका से हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है शाहीन से भाई साहब ने। सर शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया इरफान आपका। सर मैं कल से आपकी तलाश में हूँ और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, बल्कि अब तो सर मुझे तो ये सर्कस लगती है, मंजरनामा कम और सर्कस का एक शो जरा ज्यादा लगता है। अच्छा मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था कल से। मरियम नवाज का एक जो पैगाम चल रहा है और जो बयान आया है सामने कि जो लोग जिनको बोलना नहीं आता, अवाम ने उन्हें बाहर फेंक दिया। ट्रम्प की तरफ इशारा था उनका और अब वो कहती हैं कि पाकिस्तान में भी यही कुछ होगा। अच्छा ठीक है, आप जब मदद लेने जाते हैं तब आपको ट्रम्प का अखलाक याद नहीं आता है, बिल्कुल सही है। फिर अब्दुल कादिर बलोच साहब का एक बयान आता है और वो एकदम से खम बोलना शुरू कर देते हैं। पता नहीं उन्हें एकदम से ये किसने चाबी दी है और वो बोलना शुरू कर दिया कि नवाज शरीफ ने मुझे ये कहा कि राहिल शरीफ वाज विलिंग एंड वाज वेरी एम्बिशियस और डेस्परेट टू गेट द एक्सटेंशन। अच्छा ये भी ठीक है। अब सर ये जो हालात, मौलाना फजल रहमान साहब ने कल वहां पे जो बयानिए का खेल शुरू हुआ कि जब उनसे सवाल किया कि क्या फैसला हुआ बताया जाए, क्या किसी शख्स का नाम लेना है कि नहीं लेना, सवालात पूछे गए। सहाफियों का सर काम क्या है, सवाल पूछना। तो उसमें कहा ये कोई मसला नहीं है, ये तुम लोगों ने मसला क्रिएट किया हुआ है। तो सर पहले तो ये बताएं कि ये क्या आपका और मेरा या उन हमारे जैसे सहाफियों का मसला क्रिएट किया हुआ है। ये फजल रहमान साहब जब इशारे करके कहते थे कि हम इनसे इनको पैगाम दे रहे थे शोल्डर्स की तरफ के अमेरिका को तो हमने बाहर निकाल फेंका, तुम क्या चीज हो। तो ये हमने उन्हें कहा था मशवरा देने के लिए कि इस तरह का बयान दें और ये मशवरे हमारी तरफ से क्या आए थे। जनाब इरफान साहब, बात यह है कि ये पॉलिटिशियन जो है ना ये, ये हर एक जो है ना वो देखता है कि जी आज मैंने अगर भड़क लगाई और मैंने आज धमकी दी तो आज उसका क्या असर होगा, और अगर उसका असर होता है तो अगले दिन वो चुप करके किसी और के पीछे छुप जाता है कि आज तुम धमकी लगाओ और देखो क्या होता है। हमने सबको देखा है, ये जितने भी बड़े बड़े हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जब जहां से शुरू कर लें आप, मगर रिसेंटली जो प्लेयर्स हैं उनमें से देख लें, नवाज शरीफ साहब ने वहां स्टार्ट किया था कि मैं कोई डिक्टेशन नहीं लूंगा, और उसके बाद फिर वो मुस्तकिल डिक्टेशन लेते गए और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था। जरदारी साहब ने कई जगह पे कंप्रोमाइज किए, कई जगह पे लेट गए, कई जगह पे वो खड़े हो गए, कैश इन कर लिया उन्होंने, बेनजीर की डेथ को भी कैश कर लिया, विल भी आ गई, सब कुछ कर लिया। उसके बाद फिर सदर भी बन गए। उसके बाद वहीं के वहीं खड़े हैं और वो कभी धमकी लगाते हैं कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, सर फाड़ दूंगा, और फिर भाग जाते हैं, कभी अस्पताल में चले जाते हैं, कभी। ये इन सब का एक तरीका यही है कि जी एक दिन खड़े होके जरा आंखें दिखाओ, और अगर कोई दूसरा नहीं डर रहा तो फिर भागो, और दूसरा फिर दूसरे दिन फिर देखेंगे कि अब कौन आके खड़ा होकर धमकी लगाएगा। मौलाना साहब तो बेचारा फ्रस्ट्रेटेड आदमी है बहुत ज्यादा। उनको तो ना कुछ इधर मिला, ना कोई इलेक्शन में मिला, ना कोई इलेक्शन से पहले मिला, ना बाद में मिला। ना ही बेचारों ने इतना हंगामा किया, धरना किया, पैसे खर्च किए, लड़कों को लेके आए, अपने मदरसों का उन्होंने कोड जारी किए कि आपने क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है धरने के दौरान। और वो सारा का सारा आखिर में वो सब छोड़ के भाग गए अपना अपना एनआरओ लेके और मौलाना साहब देखते रह गए। अब मौलाना साहब फिर मैदान में आए। इनकी, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि ये सर्कस है। आप शायद आज सर्कस का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि ये सर्कस है। एक दूसरे के पीछे ये छुपते हैं, एक दूसरे के दायरे में घूमते हैं। मगर असली जो बुनियादी बात है वो ये है कि जी जो जिस एस्टेब्लिशमेंट से ये समझते हैं कि हमें कुछ मिल जाना चाहिए, वो दरवाजे अभी तक बंद हैं, और वो जितने खुले थे वो इन्होंने और बंद कर लिए हैं अपने ऊपर। मियां साहब ने तो बिल्कुल ही अपने ऊपर बंद कर लिए। अब वो दरवाजे खोलने वाला इन्हें कोई मिल नहीं रहा। शहबाज शरीफ साहब भी छुप के बैठ गए, वो कहते हैं मैं तो सामने नहीं आता हूं। उनकी जो भतीजी है जो अब खुल के खेल रही है, उन्होंने आज तक किसी भी बयान में ना शहबाज शरीफ का नाम लिया कि वो जेल में उन्हें छोड़ा जाए, ना उनके जो कजन है
1.5 साल से जेल में है उनको छोड़ा जाए, वो अपना सिर्फ गेम ठीक है, और जब वो गले मिलती हैं तो बड़े उससे मिलती हैं, लेकिन ये बात नहीं करती उनकी। हर एक अपना अपना गेम खेल रहा है, सीधी सी बात है। कुछ किसी को मिल नहीं रहा, अगर कोई इनको जरा सी भी उम्मीद नजर आए कि जी किसी भी दरवाजे खिड़की में कोई एक रे ऑफ होप आ रही है, तो ये सारे उधर भागेंगे, लेकिन वो सारे के सारे दरवाजे बंद हैं, और ये इनका सर्कस जैसा आप कह रहे हो, मैं भी कह रहा हूँ कि चलता रहेगा, और आखिर वो इलेक्शन का टाइम आ जाएगा, सेनेट के इलेक्शन, इन्होंने बहुत जोर लगाना है, बहुत शोर मचाना है, जो भी कुछ कह लें आप, इलेक्शन हो जाएगा, फिर इनका मसला जो है ना थोड़ा सेटल डाउन होगा कि जी अब बताएं असली जो इन्होंने गवर्नमेंट ने जो फैसला करना है वो ये कि इनके केसेस को अलग करें और पॉलिटिक्स को अलग करें। ये एक बड़ा बुनियादी जो फर्क है, बुनियादी एक डिसीजन है जो इनको लेना पड़ेगा। इमरान खान साहब भी ये करें कि इनके केसेस को अलग रखें, और रोज ना कहें कि नहीं छोड़ूंगा, वो तो छोड़ेंगे, अदालत छोड़ेगी या कोई और छोड़ेगा, आप तो नहीं छोड़े, सही है, लेकिन इसको आप जरा साइड में रख दें और इनसे कहें, इनके जो सेनर एलिमेंट्स हैं उनसे कहें कि आप आए, बात करें इश्यूज पे, और हम आगे करते हैं बात, पॉलिटिक्स करते हैं, चले। तो अभी तो सिनारियो इनके लिए तो बड़ा डार्क और बड़ा ब्लीक नजर आ रहा है। सर आपने सही कहा कि हुकूमत को इस तरह का रवैया अपनाना होगा कि इन केसेस को और सियासत को अलग रखा जाए। अच्छा, आज इदारा शुमारियात की से रिपोर्ट आई। अच्छा, क्योंकि मैं तमाम अखबारात को और तमाम चैनल्स को, जाहिर बात है हम जब रिपोर्टिंग देखते हैं, जैसे खबरें कोट होती हैं, तो आपको पेस पता चल जाती है कि एडिटोरियल पॉलिसी क्या है, किसको आपने टारगेट करना है, क्या नहीं। आपके एक प्रीवियस इदारे की सर ये खबर है, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में महंगाई ना होने पर इसरार, और पीटीआई की हुकूमत के 800 रोज मुकम्मल, महंगाई 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, और चीनी की फी किलो कीमत 45 रुपए, आटा 11 रुपए फी किलो, बिजली फी यूनिट 3 रुपए महंगी हुई। सर ये लगता तो ऐसा है कि ये बकायदा टारगेट किया जा रहा है, लेकिन बातें तो ठीक हैं। आप जब रिपोर्ट्स आती हैं, उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाता है, और उसके बाद इनको अवाम के सामने पेश किया जाता है। हाँ, ये जरूर है कि आपने एक लाइन पकड़ लेनी है और एक शख्स में से बुराइयां निकालना शुरू कर दें, ये अलग बात है, लेकिन ये बातें तो ठीक हैं, महंगाई तो उससे ऊपर जा रही है। इरफान, बातें बिल्कुल ठीक है ये, और हर एक कहता है कि जी महंगाई जा रही है, और खुद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी महंगाई जा रही है, और रोज वो मीटिंग करते हैं, और रोज वो अपने तर्जुमानों से कहते हैं कि बात करें, रोज वो ब्यूरोक्रेसी से कहते हैं कि जी आप इनको कंट्रोल करें। अपोजिशन इसके पीछे छुप के अपोजिशन अटैक करती है, और जब अटैक करती है तो इन इश्यूज पे बात नहीं करती, बात वो कहते हैं कि जी हमारे केस खत्म करो। ये मैं जो शुरू में जो मैंने कहा ना कि इन दो चीजों को अलग करना की जरूरत है। अब भले अटैक करें महंगाई पे और इन्फ्लेशन पे और इकोनॉमिक पॉलिसी पे और अफगान पॉलिसी पे और कश्मीर पॉलिसी पे, जिस पॉलिसी पे आपने अटैक करना है करें, और जवाब गवर्नमेंट देगी, नहीं देगी तो उसको शर्मिंदगी होगी। लेकिन ये कि आप जब बात करने के लिए खड़े होते हैं महंगाई पे, और वहां से आप जवाब आता है कि जी पहले केस हमारा खत्म करें, पहले हमें छोड़ दें, तो वो मामला फिर डेडलॉक वहीं का वहीं हो जाता है। तो ये अब किसी ना किसी को समझाना पड़ेगा, इनको दोनों पार्टीज को। गवर्नमेंट के हाथ में तो ज्यादा है नहीं, क्योंकि केसेस तो जैसा वो खुद कहते हैं कि जी पहले के बने हुए हैं और अदालतें चला रही हैं, नैब चला रहे हैं। अगर जो बयानबाजी ये लोग करते हैं इन केसेस के बारे में, उससे ये इंप्रेशन भी मिलता है, तासुर भी मिलता है, और फिर अपोजिशन को ये कहने का बार बार वो कहते हैं कि जी आप और नैब में कोई, हुकूमत और नैब में कोई गठजोड़ है। इस इंप्रेशन को खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि गठजोड़ नहीं है, इन्हीं नैब वाले अपनी मर्जी से चला रहे हैं जो भी चला रहे हैं, अदालतें अपनी मर्जी से दे रही हैं जो भी। नैब का आप देख लें, आज का केस है जो मीर शकील रहमान साहब का, कितने 200-250 दिन उनको रखा, तो फिर बेल कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो नैब क्यों नहीं उन्होंने जाके, या तो केस लेके ना जाते, या कोई केस लेके जाते तो कोई ऐसा केस लेके जाते जिसमें कोई एंड उसका होता। अब वो एम्बेरसमेंट उनको जाहिर है हुई, अब 200 दिन तो वो जेल में रह गए ना।
और इनको इनके जो परफॉर्मेंस है उनके ऊपर एक धब्बा तो लग गया कि जी आप नहीं कर सकते, अगर काम तो ना करें शुरू। तो इस तरह इन दोनों चीजों को अलग रखने की जरूरत है। और बाकी महंगाई का बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि जी असल बात है, हकीकत है, कोशिश करें वो, और कर रहे हैं मेरा ख्याल है जितनी हो सकती है। उनको या तो समझ नहीं आ रही या जो लोग उनको सही मशवरा नहीं दे रहे। मेरी 2 दफा बात हुई पहले भी, कई दिन पहले। उन्होंने कहा जी हमें गलत रिपोर्टिंग दी गई थी और इंफॉर्मेशन गलत थी और फैसले जो है वो गलत रिपोर्ट्स की बुनियाद पे हो गए और गलत फैसले हो गए। तो मैंने कहा फिर, उन्होंने कहा जी हम ढूंढ रहे हैं कि जिसने दी थी हम उसको पकड़ेंगे और उनको जरूर हम वो सजा देंगे। मगर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ और अभी तक ना कोई ढूंढा, ना किसी को बताया कि कौन है, ना किसी को सजा मिली। तो ये हुकूमत की भी कमजोरी है एक तरह से, एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस के इश्यूज हैं। मगर ये कि इनको इश्यूज को और ये जो अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज को दोनों को मिक्स करने की, जो दोनों तरफ से मिक्स किया गया है। अपोजिशन ने भी उसको, जैसा कि आपने देखा कि जी फैटफ का जब बिल आया था तो उन्होंने जो डिमांड्स पेश की वो नैब के लॉ में चेंज करने की। वो उसका क्या ताल्लुक है फैटफ के? और फिर बातें बहुत की और कहा कुछ नहीं करेंगे, नहीं लेटेंगे, नहीं खड़े रहेंगे, और जब वक्त आया तो सबके सब लेट गए। तो ये अगर अपोजिशन का यही एटीट्यूड है कि जी बढ़ते बहुत लगानी है लेकिन काम कुछ नहीं करा, खड़े नहीं रह सकते, टांगे कमजोर है। हुकूमत को भी इसी तरह चाहिए कि उस पे केसेस अगर इन्होंने बनाने हैं तो खुद बनाए। इनके पास FIA है, दूसरे हैं, उनको प्रोस्यू करें। नैब अगर कर नहीं रही तो कहें कि जी नैब को करना चाहिए। और कहा भी है मेरे ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ने 2 दफा कि जी ये प्रोसेस तेज होना चाहिए, नैब को भी ठीक केस बनाना चाहिए। लेकिन उनके हाथ में मेरा ख्याल नहीं है और मेरा ख्याल नैब वाले नहीं सुनते शायद उनकी। लेकिन सर ये जो एक केस शहबाज शरीफ पे जो चल रहा है, एविडेंसेस बड़े तगड़े हैं, 4 वादा माफ गवाह हैं, तंग फिर आ गए सर लोग सुन के कि जी इतने टीटियां पकड़ी गई, इतने लोग वादा माफ गवाह बन गए, ये हो गया वो हो गया। जरदारी साहब के खिलाफ पूरी दुनिया वादा माफ गवाह हो गई थी। वो जरदारी साहब वही बैठे हुए हंस रहे हैं, बैठे हुए आंखें दिखा के और दांत निकाल के वो अपनी जगह वही बैठे हुए हंस रहे हैं। और वो बच्चे से कह रहे हैं जाओ जरा खेलो जाके गिलगित में अपना इलेक्शन खेलो। तो कुछ नहीं हुआ ना, असल में होता कुछ नहीं है, बातें बहुत होती है, होता कुछ नहीं है। और ये सारे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी इसी बात पे हिंज करती है, यानी कि आप बातें बहुत कर देते, रिजल्ट कुछ नहीं आता। तो लेकिन आपकी सर वो लोग इसके जो आप बात कर रहे हैं ये तासुर यकीन मौजूद है, लेकिन एक काउंटर आर्गुमेंट भी आता है कि पहली दफा इंक्वायरीज हुई हैं, उनको पब्लिक किया गया, लेकिन आप जब तक सजा नहीं देंगे किसी को, जहांगीर तरीन साहब 7 माह यहाँ पे ठंडी हवाओं में रहने के बाद पाकिस्तान आते हैं और फिर 3 चीजें थी, या तो कुछ कहकर बुलाया गया, फिर उन्होंने कहा कि जिस उनका ट्वीट आया कि मैं चीनी का बहरान खत्म कर दूंगा या मदद करने के लिए तैयार हूं, इस किस्म की बातें उन्होंने की। तो जब आप किसी चीज को लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचाएंगे, ये तासुर मौजूद रहेगा। आपने इशारा दिया जरदारी साहब का कि बेटा जाओ खेलो, बिलावल खेल रहे हैं, उधर से मरियम खेल रही हैं, तो हम लगता है कि हमारी पाकिस्तानियों की जान नहीं छूटने वाली इस मॉरिशस सियासत से। क्या क्वालिफिकेशन है बिलावल की और क्या क्वालिफिकेशन है मरियम की? एज ए पॉलिटिकल वर्कर हम भी नहीं हैं, इन्होंने वो स्ट्रगल ही नहीं देखी, तो फिर क्या होगा सर? सर ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। गिलगित का इलेक्शन इनको एज ए गिफ्ट मिल गया प्रैक्टिस ग्राउंड, ट्रेनिंग ग्राउंड के लिए दोनों को आज चाहिए। आज तो मेरे इलाके में गुपिस गई हुई थी, वो ट्वीट में देख रहा था मरियम की। अच्छा हाँ जी। अब इनको ये इलेक्शन खेलने का और जलसे जुलूस करने का मौका मिल गया है। बिलावल साहब तो बिल्कुल सीधा सीधा नजर आता है, ही इज ऑन अ ट्रेनिंग, जिसे कहते हैं ना ट्रेनिंग पीरियड जो होता है वो एक 3 सर महीने नेट प्रैक्टिस, लेट्स पुट इट दैट वे, ही इज प्रैक्टिस डूइंग अ कह नेट लें आप प्रैक्टिस। उसको, या एकेडमी में जाते हैं आप, पहले ट्रेनिंग करते हैं, फिर आके आपकी पासिंग आउट ग्रेजुएशन होती है। वो तो प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो वहाँ रोज वही तकरीरें करते हैं और वही उसी लैंग्वेज में। लोगों को वहां के एक फ्री का मेला और सर्कस मिल गया है कि वहां के लोगों ने पहले ये लीडर और पहले इनके नाम तो सुने थे लेकिन किसी को देखा नहीं था, जलसे जुलूस नहीं देखे थे, हंगामे नारे लग रहे हैं, किसके पीछे आगे वर्दी है और किसके पीछे क्या है। तो वो एंजॉय कर रहे हैं एक
मौसम भी अच्छा है और लोग भी अच्छे अच्छे नजर आ रहे हैं, खूबसूरत लोग नजर आ रहे हैं, तो वो खड़े होकर एंजॉय कर रहे हैं। अब उससे कुछ पता नहीं चलता कि किस के जलसे में कितने लोग हैं, कौन वोटर है, क्या है। सब सारे वोटर सब जलसों में है। नतीजा मेरे ख्याल में, मेरी ये अपनी रीडिंग असेसमेंट है कि वही निकलेगा जो पहले हमेशा से निकलता था, और जिसपे के क्योंकि ये सिक्योरिटी जोन है, आजाद कश्मीर, आपके गिलगित बल्तिस्तान, ये सारे सी पैक के भी रास्ते में है, सिक्योरिटी के भी इश्यूज हैं, फौजें भी वहां पे डिप्लॉयड हैं, तो वहां पे कोई इतनी बड़ी पॉलिटिकल गड़बड़ अफोर्ड नहीं कर सकती, स्टेट नहीं कर सकती। तो नतीजा वही निकलेगा, जो भी जीतेगा जो भी हारेगा आराम से वो मान के और अपने उसी तनख्वाह पे सब काम करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजाद कश्मीर में तो मेरा ख्याल है पता भी नहीं होगा लोगों को, नून की हुकूमत चले आ रही जब से है, उन्हीं की हुकूमत है, शायद नून लीग की ही हुकूमत है आजाद कश्मीर में, लेकिन किसी को नून लीग वहां नजर नहीं आती। वहां आजाद कश्मीर की हुकूमत आजाद कश्मीर की हुकूमत है, और वो बिल्कुल ट्रैक जो दिया हुआ है, जिस ट्रैक पे उन्हें चलना है उस ट्रैक पे चलते हैं। इसी तरह गिलगित में भी होगा और बल्तिस्तान ये भी होगा। तो इनको पोलिटिकली इनको बस ट्रेनिंग हो जाएगी इनकी, थोड़ी बहुत शोर शराबा मचेगा और अल्टीमेटली फिर सारा कूल डाउन हो जाएगा। ये इससे इनको नुकसान हो रहा है, ये जो अपना पीडीएम की मूवमेंट चला रहे हैं पूरे बाकी पाकिस्तान में, तो फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पे उनकी डिविजन्स और एक दूसरे के जो डिफरेंसेस है वो सामने आ रहे हैं। ये जो तकरीरबाजी हो रही है और जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, तो बिल्कुल आपने सर सही कहा। और इसमें ये भी जरूर ऐड कीजिएगा कि बिलावल किस मुंह से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से वादा करते हैं। आपके सिंध में क्या हुआ, 11 साल हुकूमत रही, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। किस मुंह से जाके लोगों को कहते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारे हकूक दिलवाएंगे? आपकी भी तो उस वफाक में हुकूमत रही, आपने पहले क्यों नहीं हकूक दिलवाए? आज आपको वोट चाहिए तो हकूक याद आ गए। वो तो लिखी लिखाई और रटी रटाई तकरीरें हैं ना, वो अब उन्होंने करनी है, वो वही बातें उन्होंने करनी है। अब वो नई बातें कहाँ से लाएं करने के लिए? अब बेचारे गिलगित गिलगित वाले लोगों में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खड़ा होकर कोई पूछे कि जी आप सिंध में तो पहले हमें बता दें कि आप क्या करके आए जो आप यहाँ आए। वो तो आके मेले में आके शुगर मेला करके तो अपने अपने घर को चले जाते हैं लोग सुन सुना के। वहां का तो यानी आप मुझे कोई एक लीडर मुझे बता दें गिलगित बल्तिस्तान का, या किसी पार्टी का, या किसी इन पार्टियों में से किसी पार्टी का, जिसने खड़े होकर कोई जोर से आवाज दी हो कि जी आप यहाँ आके ये जो बात कर रहे हैं ये आप गलत कह रहे हैं। ये बाकी लोग जो यहाँ से जाते हैं बाहर से, वही जाके करते हैं ज्यादातर बातें। लोकल आवाजें कोई आपको सुनाई नहीं दे रही। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और यही हाल मेरा ख्याल है आजाद कश्मीर का भी है। वहां तो कोई ऐसा इशू अभी है नहीं इलेक्शन का, लेकिन ये है कि वहां भी यही होता है कि बातें बातें सब मान लेते हैं सारे जो है ना, और चलता वो सारा इस्लामाबाद से ही है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने कौमी असम्बली और सेनेट में सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास सर तलब कर लिया है। और इसमें कहा यह जा रहा है कि बकायदा जो अस्करी हुकाम की जानिब से सूरत हाल पे, कौमी सलामती की सूरत हाल पे तबादला ख्याल किया जाएगा। सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हुकाम आकर ब्रीफ करेंगे, ऑब्वियसली इससे जो बॉर्डर्स पे सिचुएशन है उसका जिक्र किया जाएगा, जो बैरूनी दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, और ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक फोर्सेस विद इन द कंट्री जो हैं उनको मुत्तहद करना बड़ा जरूरी है पिक्चर दिखा के। लेकिन मेरा असर सवाल ये है कि इसी तरह अभी लंदन के हवाले से भी एक बात हुई थी, आपको याद होगा, और फिर उसका क्या हशर हुआ। तो क्या कुछ ऐसा तो नहीं होगा फिर ये लोग बाहर आएंगे और फिर बातें करेंगे कि जनाब देखें, उसने तो ऐसा कहा था। चूंकि जब इदारे इत्तेमाद की फिजा नहीं होगी, यानी डेमोक्रेटिक फोर्सेस के दरमियान और जो हुकाम है आपके अस्करी, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? फिर तो ब्लेम गेम होगी। जिस तरह राहील शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है एक्सटेंशन दे दें, और कल को ये भी हो सकता है कि बाजवा साहब के हवाले से भी कल को कोई बात कह देंगे कि जनाब इन्होंने भी एक्सटेंशन के लिए फलां बंदे को जोर डाला था और लंदन वालों को कहा था कि जनाब हमें वोट दें। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये तो खैर बाद में जो बातें होती हैं वो तो बाद की बातें होती हैं, लेकिन इस तरह की जो ब्रीफिंग्स हैं ये पहले भी हो चुकी हैं। आपको याद होगा जनरल कियानी थे और जनरल पाशा थे आईएसआई चीफ, और
उनको भी बुलाया गया था असेंबली में और बाकायदा असेंबली में सवाल जवाब हुए थे उनसे तो। और जनरल पाशा ने तो बड़े काफी, जिसे कहते हैं ना, ग्रिलिंग एक तरह से उनकी हुई थी। मगर ये कि इस तरह की बातों में अब जो है ना, इन्वायरमेंट ऐसी है कि कोई काम की बात, कोई ऐसी बात जो कि वाकई सीक्रेट हो, या जो ऐसी बात जो कि अगर जरा सी भी आउट हो जाए तो उससे किसी आपके सोशल, आपके नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट में कोई डैमेज हो, वो बात कोई इन लोगों के सामने जाके नहीं करेगा। जनरल बातें होंगी, जो ये पूछेंगे वो उनको एक जो जनरल टर्म्स में और लपेट लपेट के जिस तरह होती है डिप्लोमेटिक टर्म्स में, उनको जवाब दे दिए जाएंगे। और ये हो जाएगा कि जी, कोशिश ये होगी कि जी इन सबको इकट्ठा बिठा के, और फौजी भी अगर बैठ जाए, पता नहीं किस लेवल के फौजी आते हैं, आई डोंट नो, अगर सारे लीडर आ रहे हैं इस पार्लियामेंट्री मीटिंग में, तो हो सकता है कि आर्मी चीफ भी आए, फिर DGI भी आए, प्राइम मिनिस्टर भी शायद आए, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि शायद वो आए, लेकिन खैर अगर आ जाए सारे, तो ये एक होगा। इंफॉर्मेशन के हवाले से तो अलग है, लेकिन पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के हवाले से एक अच्छी बात होगी कि सब कम से कम एक जगह बैठ के और महजब तरीके से एक दूसरे को बातचीत तो करें ना। सर, अमेरिका की सूरत हाल क्या है इस वक्त? ट्रम्प को के हवाले से तो सुना है, डोनाल्ड ट्रम्प इज हेडिंग टुवर्ड्स अ डिवोर्स। ये तो खैर खबरें उठती रहती हैं, और हो भी सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो ट्रम्प अब समझ में आया कि वो जो बेगम थी उनकी बार बार हाथ क्यों छुड़वाती थी उनसे। और कहते हैं कि जब वो सदर बने तो जो खबर मैंने पढ़ी उसमें लिखा हुआ था कि वो बहुत ही ज़ारो कतार रोई कि ये क्या हुआ, मजीद 4 साल के लिए मुझे रहना पड़ेगा। में हो गई। हाँ, ये भी सही। लेकिन ये कि ट्रम्प साहब की तो लाइफ एक शो बिज कैरेक्टर है वो, और वो पॉलिटिक्स शोबिज में ऐसा ही होता है सर। शोबिज में तो ये आम बात है ना जी, वो आज इधर है और कल उधर है, इधर शादी कर ली, उधर तोड़ दिया, उधर छोड़ दिया, वो सारा वो होता है। और उनका सारा जो वजह शोहरत है, वो है ही शोबिज और टीवी और रेटिंग्स और ये। तो वो आ गए असल में पॉलिटिक्स में, सीरियस काम उनको करना पड़ गया, और वहां पे वो उन्होंने, मतलब है कि अब जिस तरह भी कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन पसंद नहीं आया लोगों को। तो अब वो अपना वो काम तो उनका खत्म हो गया, अब शोबिज का ही काम करेंगे। और क्वाइट पॉसिबल कि जी बेगम साहब को पसंद नहीं आया तो वो कहें जी हम जाते हैं कहीं और, ठीक है। जो बाइडेन के हवाले से तस्वीरें बड़ी अभी तो इशू ये है कि जी ट्रम्प साहब को किसी तरीके से मनाया जाए कि जी आप हार गए हैं, अल्लाह का और आप व्हाइट हाउस से चले जाएं, रहम करें, और बस अब जाने का बोरिया बिस्तरा बांधे और चले। जो बाइडेन के हवाले से तस्वीरें बड़ी सर्कुलेट हो रही हैं सर, आपकी नजर से भी गुजरी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर, जरदारी साहब के साथ और फिर नवाज शरीफ के साथ, और लोग ताल्लुक सर सियासतदान निकाल लेते हैं कि जनाब ये तो हमारा बंदा है, और उसी तरह का इनका यहाँ अमेरिका में ये किसी के साथ तस्वीर होना जो है ना, और खासकर बड़े लोगों का तो नॉर्मली होती ही हैं, तस्वीरें बहुत होती हैं। बल्कि नवाज शरीफ तो जब आए थे यहाँ पे, जब बिल क्लिंटन के जमाने में, तो वो आए तो थे करने के लिए कारगिल पे बात, लेकिन उन्होंने बाकायदा उस शाम को रिक्वेस्ट की व्हाइट हाउस से कि जी सुबह नाश्ता हमें नाश्ता आप अपने घर पे हिलरी क्लिंटन के साथ करने दें, क्योंकि मेरी बेगम और बेटी जो है वो उनके साथ तस्वीरें खिंचवाना चाहती। और वो हुआ, फिर उनको फिर एकोमोडेट किया गया, और सुबह वो फिर व्हाइट हाउस जाके उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई। तो ये तस्वीरें खिंचवाना, तो यहाँ हर एक, जो भी आप अगर $10 या $20 का चेक दे दें तो वहाँ आपको कोई भी, आप किसी के साथ भी तस्वीर खिंचवा सकते हैं, कोई ऐसी इश्यू नहीं। इससे कोई यहाँ की पॉलिटिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां वो खुश होते रहे अपने, ठीक है।